नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल वीडी एग्ज़ाम ट्रिक्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यह वीडियो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं देरी न करते हुए आज का सेशन। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 1। इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी, ऐसा वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता के संबंध में वर्णन अनुच्छेद 7 में किया गया है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना के संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून के विनियमन की बात की गई। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक राज्य होगा, ऐसी परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों का वर्णन किया गया है। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे, ऐसी बात आर्टिकल 14 में कही गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग पर भेद के प्रतिषेध का वर्णन किया गया, अर्थात धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है, अर्थात किसी भी लोक कार्य में अवसर की समानता का वर्णन किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार के संबंध में वर्णन किया गया, अर्थात 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और दुर्व्यापार और बाल आश्रम से छुटकारा के संबंध में बात कही गई है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 में धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 में अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 36 में परिभाषाओं की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन की बात कही गई है, अर्थात ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाएगा। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के संबंध में प्रावधान की बात कही गई है।
अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति की बात कही गई, अर्थात वर्तमान में अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति की तो वो रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि इसके पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 53 का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के वर्णन किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या योग्यता के लिए शर्तें होती हैं, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 59 में किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ की बात की गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियों का वर्णन अनुच्छेद 62 में कहा गया है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। अनुच्छेद 63 की बात करें तो अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति की बात कही गई है, अर्थात भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता पर उपराष्ट्रपति के कार्य का संबंधी वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 64 में अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता पर उपराष्ट्रपति के कार्य अनुच्छेद 65 में कहा गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 68 में किया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन का वर्णन अनुच्छेद 70 में किया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषयों का वर्णन अनुच्छेद 71 में किया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में एक भारत का न्यायवादी होगा, महान्यायवादी, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 77 के अंतर्गत भारत सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 78 में किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया। अब इन 3 आर्टिकल को याद करने के लिए बहुत ही आसान पद्धति है, सरल आप याद कर लें। स, र और ला। सा से संसद, संसद आर्टिकल 79 है। र से राज्यसभा, राज्यसभा का आर्टिकल 80 है। और ला से लोकसभा, लोकसभा का आर्टिकल 81 है। आगे पीछे का समझने में दिक्कत हो जाती है कभी किसी को, लोकसभा का 80 है, राज्यसभा का 80 है, संसद का 80 है। इसके लिए सबसे आसान पद्धति है, आप सरल याद कर लें। सा से संसद, राज्यसभा और लोकसभा। संसद 79 आर्टिकल, राज्यसभा का 80 आर्टिकल और लोकसभा का 81 आर्टिकल। भूलने की बीमारी खत्म। नेक्स्ट है आर्टिकल 83, संसद के सदनों की अवधि कितनी माह होगी, ऐसा वर्णन किया गया है अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 84 में किया गया। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत
संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन का वर्णन अनुच्छेद 85 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का वर्णन अनुच्छेद 87 के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 88 में किया गया। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का वर्णन किया गया। अब राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना या पद हटाया जाना का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 90 में अनुच्छेद अगर 91 की बात करें तो सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 91 में किया गया है। अनुच्छेद 92 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में किया गया। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं, जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद निर्वाचित किए गए हैं। अगर प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार साहब हैं। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की बात कही गई है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 95 में किया गया है। अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होने का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 199 में धन विदेश की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 200 में विधायकों की अनुमति पर वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 214 में किया गया है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 215 में अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन का वर्णन किया गया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन की बात कही गई है। अनुच्छेद 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण की बात कही गई है। अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 223 में अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 231 में किया गया है। अनुच्छेद 233 की बात करें तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 233 में अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 241 में किया गया। अनुच्छेद 243 में पंचायत, नगरपालिका एवं सहकारी समितियों का गठन होगा, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 243 में किया गया। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन अनुच्छेद 244 में किया गया। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 252 में किया गया है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ के नियंत्रण का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय का बात कही गई है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 266 में संचित निधियों की बात कही गई है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि की बात कही गई है।
अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों की बात कही गई है। अनुच्छेद 269 के अंतर्गत अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा इकट्ठे किए कर और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर की बात कही गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात कही गई है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेने की बात कही गई है। अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेने की बात कही गई है। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंधों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि केंद्र और राज्य के लिए यूपीएससी लोक सेवा आयोग की गठन होगा। यूपीएससी या अदर पीएससी लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने, निलंबित किए जाने की बात अनुच्छेद 317 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के तथ्य या लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात कही गई है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। अनुच्छेद 323 का में प्रशासनिक अधिकरण की बात कही गई है। अनुच्छेद 323 का में अन्य विषयों के लिए अधिकरण की बात कही गई है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अनुच्छेद 324 की बात करें तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। अनुच्छेद 332 में राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात कही गई है। अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ऐसी बात अनुच्छेद 350 का में कही गई है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात के बारे में उपबंधों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। यहीं तक था हमारा आज का सेशन। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ज्वाइन एंड सब्सक्राइब VD Exam Tricks for more updates. Keep learning with team VD Exam Tricks. Thanks for watching. Free PDF only on VD Exam Tricks. लाइक एंड शेयर। जय हिंद। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।